Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student, I welcome you in our topical test session for MDCAT. मैं ये बात बताता चलूँ कि आपको इस टेस्ट सेशन का तभी फ़ायदा होगा अगर आपकी एफएससी बहुत शानदार है, आपने एंट्रेंस टेस्ट की स्टडी किसी कॉम्पिटेंट एकेडमी से या यूट्यूब चैनल से की हुई है, और दूसरा आपकी तमाम कॉन्सेप्ट्स पे, तमाम डाटा पे, डायग्रामेटिक नॉलेज पे, डायग्राम्स पे, टेबल्स पे आपकी ग्रिप है, आपकी क्रैमिंग शानदार है, आपके कॉन्सेप्ट शानदार है। फिर ही आपको अब ये जो हमारा ना टॉपिकल टेस्ट सेशन, इसमें आपकी ये तमाम एफर्ट, ये उसका इम्तिहान है, ये इम्तिहान है आपके बहुत बड़े एग्जाम से पहले। ये एक एग्जाम है। मैं ये जो टॉपिकल टेस्ट सेशन में जो भी एमसीक्यूज टॉपिक वाइज आपके साथ डिस्कस कर रहा होता हूँ, मेरा इसमें मेन मकसद होता है कि उस टॉपिक को हर लिहाज से डिस्कस कर लिया जाए, उसका कोई भी पहलू ना छोड़ा जाए, तमाम डायमेंशन से उसका एक एक पहलू डिस्कस हो जाए। ये मेरा बुनियादी मकसद। इसके लिए मैं प्रीवियस एंटी टेस्ट के तमाम एमसीक्यूज उनको इस लेक्चर का हिस्सा बनाता हूँ। स्टूडेंट, तो हम आगाज करते हैं। इन लिक्विड्स with a change in dipole forces, there is a change in some physical properties. Select the property which is not affected by the strength of dipole forces. दो तीन पहले आप बातें समझेंगे, फिर हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे। स्टूडेंट, हमारे पास है डाइपोल फोर्सेस। मैं इनको डाइपोल फोर्सेस नहीं कहूंगा, मैं स्टूडेंट इन्हें कहूंगा, मैं इन्हें कहूंगा DDF, डाइपोल फोर्सेस। अच्छा, एक मैं टर्म इस्तेमाल करूंगा पोलर मॉलिक्यूल, और अगर मैं इसे शॉर्ट करूंगा ना बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, तो मैं इसे कहूंगा डाइपोल। तो पोलर मॉलिक्यूल हो या डाइपोल हो, दोनों के मीनिंग्स एक ही हैं। तो डाइपोल के साथ मैं मॉलिक्यूल नहीं लिखूंगा, तो डाइपोल मीन पोलर मॉलिक्यूल। तो डाइपोल फोर्सेस विच आर प्रेजेंट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल। पहली बात जो आपने याद रखनी है कि ये फोर्सेस जो हैं ये पोलर मॉलिक्यूल्स में जिन्हें मैंने क्या कहा डाइपोल्स, उनमें पाई जाती। और दूसरी बात, दीज आर 1% एज अफेक्टिव एज कोवलेंट बॉन्ड। ये नहीं ना, कोवलेंट बॉन्ड इनसे 99% ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बिल्कुल होना भी चाहिए। डाइपोल फोर्स इज एन इंटरमोलेकुलर फोर्स, while covalent bond is an intramolecular force, and we know that intramolecular forces are much stronger than intermolecular forces. तो covalent bond is यानी हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल फोर्स इज 1% as effective as covalent bond. अच्छा, अब एक और बड़ी बात, the strength of dipole forces that decide the physical properties of substances. कौन सी physical properties? Thermodynamic physical properties, thermodynamic properties. क्या मतलब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज? बेटा जी, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हर वो प्रॉपर्टी जिसका ताल्लुक हीट से है, उसे हम कहते हैं थर्म मीन हीट, डायनामिक इन मोशन। तो वो प्रॉपर्टी जिसका ताल्लुक हीट से, जस्ट लाइक बॉइलिंग पॉइंट, जस्ट लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये सारी की सारी हमारे पास ये सारी की सारी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, उनकी वैल्यू वो डायरेक्टली रिलेटेड टू द डाइपोल फोर्सेस। अब इसमें देखें, जो मोल है, MOLE, मोल क्या होता है? मोल होता है मैस ओवर मोलर मैस, दिस इज द मोल। अब मोल इज नॉट अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, मोल थर्मोडायनामिक, दिस वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये तो मैस है ना, और मैस का ताल्लुक फिर जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी से नहीं है। तो इसका मतलब है जो डाइपोल फोर्सेस हैं वो तमाम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज उनको अफेक्ट जरूर करती हैं, लेकिन मोल जैसी नॉन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसमें मैस का जिक्र है, तो मोल का डाइपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ से कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर दिस क्वेश्चन योर करेक्ट ऑप्शन इज डी, मोल। विच ऑफ द फॉलोइंग halogen acid has a strong dipole interaction in reality? बड़ी खूबसूरत सी बात देखें,
आगाज करें बात का हैलोजन एसिड से। हैलोजन एसिड्स, मैं ना हैलोजन एसिड्स को लिखता हूं HX। हैलोजन एसिड्स, हमारे पास जो हैलोजन एसिड्स है ना स्टूडेंट, उसमें एक है HF, एक है HCl, एक है HBr और एक है HI। दीज आर हैलोजन एसिड्स। दीज फोर्स आर हैलोजन एसिड। क्वेश्चन है इन चारों में किस में डाइपोल फोर्स स्ट्रॉन्ग है। मैं जवाब दूं तो एक सेकंड में जवाब दो दूं, लेकिन मैं उसके ना तमाम कॉन्टेक्स्ट, उससे जुड़ी हुई तमाम इंफॉर्मेशन, उससे जुड़े हुए तमाम कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। बेटा जी, पहली बात, किस में डाइपोल फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी? तो डेफिनेटली जिसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, जिसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू ज्यादा होगी। तो मैं कहूंगा डाइपोल फोर्सेस that is directly proportional, that affect the thermodynamic प्रॉपर्टीज। मैं ना थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज मैं यहां बॉइलिंग पॉइंट का जिक्र करता हूं। मैं आपको इन सब के, इन तमाम हाइड्रोजन हैलाइड के, अच्छा एक बात ध्यान में रखना, हाइड्रोजन हैलाइड जब मैं बोलता हूं ना तो इसे मैं कहता हूं हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये हाइड्रोजन हैलाइड, ये जब प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ना, प्योर फॉर्म में, जब ये कंपाउंड प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो इनका जो नाम है वो हाइड्रोजन एसिड, हैलोजन एसिड के नाम पे है। लेकिन जब आप इनको पानी में डालकर इनका सॉल्यूशन बना लेते हैं, व्हेन दे आर इन एक्वस सॉल्यूशन, अब ये कहलाएगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड हाइड्रोआयोडिक एसिड। तो जब आप हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कहते हैं, दैट इज इन सॉल्यूशन फॉर्म, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HF। और जब आप हाइड्रोजन ये हैलोजन एसिड यानी फ्लोरिक क्लोरिक एसिड, इसकी बात आप करते हैं, इसका मतलब है उसमें आप इनको प्योर हैलोजन एसिड फ्लोरीन, तो उस सूरत में आप इनको प्योर फॉर्म में करते हैं। मैं इनके बॉइलिंग पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। बॉइलिंग पॉइंट देखो, इसका बॉइलिंग पॉइंट HF का बॉइलिंग पॉइंट बेटा जी इसका 19.9 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका -85 डिग्री सेंटीग्रेड, प्योर फॉर्म में बात कर रहा हूं। इसका -67, मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूं, -35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर आप इन वैल्यूज को देखिए, सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट HF का है। अगर बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट है तो इसका मतलब HF में डाइपोल फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग है। सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है? वो HCl का है, -85 सबसे कम है। तो ये सबसे कम, ये उससे ज्यादा, -35 उससे ज्यादा, और 19.9 ये तो बहुत ज्यादा है। ये बात ध्यान में रखनी। अब एक और भी तस्वीर का एक और रुख, HF में 3 किस्म की अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाती है, 3 किस्म की। HF में वी ऑब्जर्व द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF में वी ऑब्जर्व द डाइपोल फोर्स जो हमारा डिस्कशन है, HF में वी ऑब्जर्व द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो ये तीनों किस्म की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस HF में मौजूद हैं। इन तीनों में जो मोस्ट प्रोमिनेंट है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर सिर्फ डाइपोल फोर्स अफेक्ट नहीं कर रही, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी अफेक्ट करती है। ये जो तीनों है HCl, HBr, HI, इनमें डाइपोल फोर्स के साथ साथ इनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी पाई जाती है। इनमें HF जो है वो लैग करती है। सवाल दोबारा फिर आया कि मुझे कैसे पता चला कि HF में डाइपोल फोर्स वो बाकी सब के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग है? तो मैंने कहा जी मुझे उसके बॉइलिंग पॉइंट से पता चला। वो कहेंगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इसमें होती है, तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके बॉइलिंग पॉइंट? अब ये जो डाइपोल फोर्स है ना, डाइपोल फोर्स DDF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डेल्टा EN। बॉन्डेड एटम में जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, ये H है, ये F है, ये H है, ये F है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। अब इनके दरमियान ये अट्रैक्शन जो इनमें चार्जेस की वजह से है, दो पोलर मॉलिक्यूल्स में, दो डाइपोल्स में अपोजिट चार्जेस की वजह से जो अट्रैक्शन है उसे हम कहते हैं डाइपोल फोर्स। अब ये जो अपोजिट चार्जेस ये स्ट्रॉन्ग कब होंगे? ये पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रॉन्ग कब होगा? ये तब होगा जब इन दोनों बॉन्डेड एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा। अब आपको पता है कि HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, इसमें कम, इसमें और इसमें सबसे कम है। तो इसका मतलब हुआ कि जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा
उसमें डाइपोल डाइपोल फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और एक और बात, जब यहाँ पे इसके ऊपर लोन पेयर भी आ जाता है ना, अगर लोन पेयर भी अट्रैक्शन में इन्वॉल्व हो जाए तो अब हम उस अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसीडर कर रहे होते हैं, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाता है। फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज अल्फा HF। The type of force in which the positive end of polar molecule attract the mobile electron of nearby non-polar molecule are called dipole-dipole forces, London dispersion forces, dipole-induced dipole forces and hydrogen bonding। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझे, वो दो चीजों की तरफ इशारा कर रहा है। स्टूडेंट, मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं। एक आपके पास है पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। सपोज ये आपके पास ना, ये आपके पास पोलर मॉलिक्यूल है, मैं यूं बना देता हूं, ये आपके पास ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये पार्शियल नेगेटिव एंड, ये पार्शियल पॉजिटिव एंड, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। दिस इज पोलर, दिस वन इज डाइपोल, दिस वन इज अ डाइपोल। ये मेरे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर, ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो है वो सिमेट्रिकली न्यूक्लियस के सराउंड है, ये नॉन पोलर, ये पोलर, ये नॉन पोलर। अब हमने क्या पढ़ा है, हमने डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस में पढ़ा है कि जब पोलर मॉलिक्यूल के पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल यहां से पास करता है तो इसका पॉजिटिव एंड इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट करता है। जब वो अट्रैक्ट करेगा तो ये नॉन पोलर कुछ देर के लिए पोलर बन जाएगा, उस पोलर को हम कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। अब फिर ये नॉन पोलर और उस इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान अट्रैक्शन होती है, दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। दिस वन इज आल्सो कॉल्ड डिबाय, DEBY, डिबाय फोर्स। ये याद रखना, ये जो टर्म है ना डिबाय, ये हम केमिस्ट्री में दो जगहों पे पढ़ते हैं। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, दे आर आल्सो कॉल्ड द डिबाय फोर्सेस, एंड एक हम टर्म यूज करते हैं डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट का जो कॉमन यूनिट है दैट इज डिबाय, ये बात मेरे को याद रखना है। अब ये मेरे पास आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन अ पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर पोलर पोलर होगा यानी डाइपोल डाइपोल होगा तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अगर डाइपोल और नॉन पोलर होगा, यानी ये आपके पास आ गया डाइपोल, ये बेटा जी आपके पास आ गया डाइपोल, आई मीन पोलर मॉलिक्यूल, और ये आपके पास क्या था, नॉन पोलर। और कुछ देर के बाद नॉन पोलर ने क्या बनना होता है, इंड्यूस डाइपोल। तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन बनेगी जब ये इंड्यूस होगा तो उसको हम क्या कहें, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज चार्ली, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। The force of attraction between ions and water molecule are known as। जरा देखना, मेरे पास क्वेश्चन क्या आ गया, मेरे पास क्वेश्चन है, आपके पास ना एक तरफ तो है वाटर और एक तरफ आपके पास कोई आयन है। ये सिचुएशन कब आती है, ये सिचुएशन तब आती है कि जब आप वाटर लेते हैं, अब इसमें ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है, H2O, ऑल दीज आर H2O, OH, मैं एक वाटर मॉलिक्यूल बनाता हूं। आप इसके अंदर सपोज NaCl ऐड करते हैं, सोडियम क्लोराइड जो ही एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा, इट विल आयोनाइज इट एंड गिव अस सोडियम आयन Na+ एंड क्लोराइड आयन। अब ये जो सोडियम आयन इसको चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे, ये जो क्लोराइड आयन इसको चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे। अब ये जो सोडियम आयन है, ये सोडियम आयन आ गया Na+, इसके साथ ये वाटर का मॉलिक्यूल, ये वाटर का मॉलिक्यूल पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल को मैं क्या कहता हूं, दिस इज डाइपोल पोलर मॉलिक्यूल। ये क्या है, दिस वन इज द आयन, पॉजिटिव आयन। अब ये डाइपोल और पॉजिटिव आयन के दरमियान ये अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, आयन, दिस वन इज आयन डाइपोल फोर्स, और इसी आयन डाइपोल फोर्स की वजह से ये सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल होता है। जितना ये आयन डाइपोल फोर्स स्ट्रांग होगी उतनी इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। अब ये जो सोडियम आयन को एक वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड किया, अट्रैक्शन की, एक और वाटर मॉलिक्यूल, इस तरह सोडियम आयन को 6 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं। इस तरह क्लोराइड आयन को भी 6 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं। किस फोर्स के साथ, उस फोर्स को हम कहते हैं आयन डाइपोल फोर्स। इट शुड बी केप्ट इन माइंड
कि ये जो आयन डाइपोल फोर्स है, ये आयन डाइपोल फोर्स भी एक इंटरमोलेकुलर फोर्स कंसीडर होती है, एंड दिस वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलेकुलर फोर्स. तो स्टूडेंट, फॉर दिस क्वेश्चन आवर आंसर इज वेरी सिंपल, डी, आयन डाइपोल फोर्सेस. London dispersion forces are the only forces which are present among option A, molecule of water in liquid state, molecule of HCl gas, atoms of helium in gaseous state at high temperature, and D, molecules of solid iodine. ये मेरे पास. अब जरा इन चीज़ों को समझिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ. पहली बात आप ना लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के बारे में अपने आप को क्लियर करें. लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के कई नाम हैं, मैं पहले इसको लिखूंगा ना, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, मैं इसे कहूंगा LDF. अच्छा, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी आता है, लंदन फोर्सेस भी आता है, इनके और भी नाम हैं, मैं वो नाम आपको बता देता हूं, बोल देता हूं. लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को हम कहते हैं शॉर्ट रेंज फोर्सेस. शॉर्ट रेंज, ये बहुत कम वक्त के लिए ऑपरेट करती हैं, बहुत कम वक्त के लिए. कुछ लोग कहते हैं ये 10 पावर -10 सेकंड के लिए ऑपरेट करती हैं, बहुत कम वक्त के लिए. उसके बाद मॉलिक्यूल्स अपने मोमेंटम की वजह से आगे मूव कर जाते हैं और ये वैनिश हो जाती हैं, इसलिए हम इनको शॉर्ट रेंज फोर्सेस भी कहते हैं. दूसरी बात, इनको हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस भी कहते हैं. इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ये इनकी फॉर्मेशन जनरेशन की वजह से इनका ये नाम रखा गया. एक और पॉइंट सुनना, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल. ये अहम पॉइंट है. दीज आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्या मतलब ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल? चाहे कोई मॉलिक्यूल पोलर हैं या नॉन पोलर हैं, हर किस्म के मॉलिक्यूल में एलडीएफ जरूर मौजूद है, बट दे आर मोर प्रोमिनेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल. नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में इनके अलावा कोई और अट्रैक्टिव फोर्सेस होती ही नहीं. ये दो बातें समझना बहुत जरूरी है. मैं बात करता हूं वाटर की. स्टूडेंट, जब आप वाटर को लिक्विड स्टेट में लेते हैं, H2O वाटर, नाउ इट इज इन लिक्विड स्टेट, इसमें 3 किस्म की अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाती हैं. वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल. वाटर में पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से डाइपोल फोर्सेस भी पाई जाती है. और वाटर में लंदन, वो तो हर एक में ही होनी है ना. एक तो ये बात, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों की निस्बत ज्यादा अफेक्टिव होती है. अच्छा, दूसरा अगर आप देखेंगे HCl, जब मैं HCl गैस की बात करता हूं, HCl गैस, तो साफ ज़ाहिर है कि ये पोलर है. HCl इज अ पोलर मॉलिक्यूल, डाइपोल है. इसमें 2 किस्म के अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, डाइपोल फोर्सेस हैं ड्यू टू देयर पोलर नेचर, और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ये तो होनी ही होनी है. तीसरी बात, एटम्स ऑफ हीलियम इन गैसियस स्टेट एट हाई टेम्परेचर. 2 बातें हैं, आपने हीलियम को लिया गैसियस स्टेट में, और दूसरी खतरनाक बात है वो है एट हाई टेम्परेचर. जब ना हीलियम गैसियस स्टेट में हाई टेम्परेचर पे होगी तो हीलियम का मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे, और जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो उनके दरमियान कोई भी इंटरमोलेकुलर नो अट्रैक्टिव फोर्स, कोई भी इंटरमोलेकुलर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी. और हाई टेम्परेचर पे जाकर जब कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती तो हम कहते हैं हीलियम बिहेव्स आइडियली, ये आइडियल गैस के तौर पर बिहेव करती है. बहरहाल, हाँ, अगर आप लो टेम्परेचर पे लाते हैं, मॉलिक्यूल्स कम क्लोज, प्रेशर बढ़ाते हैं, मॉलिक्यूल कम क्लोज टू ईच अदर, जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे ड्यू टू नॉन पोलर नेचर, इनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्स से डिपेंड. लेकिन जब वो हाई टेम्परेचर कह देता है, इसका मतलब अब वो मॉलिक्यूल को बहुत दूर लेगा, दूर जाने के बाद. और हाई टेम्परेचर के ये मतलब मॉलिक्यूल तेजी से एक दूसरे के पास, टेम्परेचर इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी, तो मॉलिक्यूल तेजी से एक दूसरे के पास से गुजर जाते हैं, उनके दरमियान कोई सफिशिएंट अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप नहीं हो पाती. तो हाई टेम्परेचर इनको दूर ले, इनकी स्पीड को बढ़ाता है, गैस इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ाती है, और ये 2 वजूहात की बुनियाद पर इनके दरमियान कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद नहीं है. मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आयोडीन I2 in solid state. Student, I2 is a non-polar. It is a non-polar. और non-polar मॉलिक्यूल में only लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती है.
अब जरा सुनो, आपका आंसर तो आयोडीन आ गया ना, सॉलिड आयोडीन। अब इसमें अगर आप गौर करोगे ना, तो मैंने कहा ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, पोलर, पोलर, नॉन पोलर, हर एक में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद हैं। लेकिन जो दो नॉन पोलर हैं उनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स के अलावा और कोई नहीं है, और जो पोलर हैं उनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के अलावा और भी अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होती। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज डी, आयोडीन। Taking intermolecular forces into account, which halogen would you expect to have the highest boiling point? Halogen boiling point highest किसका है? देखें, इस क्वेश्चन के लिए ना, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको हैलोजन्स की बात करूंगा, और स्टूडेंट हैलोजन्स हमारे पास हैं 7th A ग्रुप, एंड हियर वी हैव द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये अब ये चार, एस्टाटीन भी है, लेकिन मैं एस्टाटीन को डिस्कस नहीं करता, रेडियो एक्टिव है, हाफ लाइफ बहुत कम है, एग्जिस्टेंस बहुत कम है, मैं इन चारों को ही डिस्कस करूंगा। अब पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है आप इन हैलोजन्स के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की। पहली बात, वो कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं जो हैलोजन में बॉइलिंग पॉइंट को कंट्रोल करती हैं? स्टूडेंट, जो हैलोजन्स है ना, हैलोजन्स आर डाई एटॉमिक, दो एटम वाला मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक नॉन पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स, दे कंसिस्ट ऑफ डाई एटॉमिक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और जब भी नॉन पोलर का जिक्र आता है ना, तो उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, इसका मतलब है द रिस्पॉन्सिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजन इज द लंडन डिस्पर्शन फोर्स। कि ये किस पे डिपेंड करती हैं? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस दे डिपेंड अपॉन, मैं एक लफ्ज़ लिख देता हूं कि एक आ गया साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब इन सब में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है, जिसका मोलेकुलर साइज बड़ा होगा उसमें पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी और उसमें लंडन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। इसका मतलब हुआ कि जब हम हैलोजन में डाउन द ग्रुप पाते हैं, ऊपर से नीचे, इनका साइज बढ़ता है। फ्लोरीन दो शेल है Kl, क्लोरीन 3 शेल, ब्रोमीन 4 शेल, आयोडीन 5 शेल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे, जिससे साइज इंक्रीज करता है। और जब साइज इंक्रीज करेगा पोलराइजिबिलिटी बढ़ेगी। पोलराइजिबिलिटी बढ़ने से इसका मतलब है इन चारों में स्ट्रॉन्गेस्ट लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस किसमें? आयोडीन में। जिसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। और अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं स्टूडेंट, तो ये जो आयोडीन है इसका बॉइलिंग पॉइंट प्लस 184.4 डिग्री सेंटीग्रेड है बॉइलिंग पॉइंट। ये जो फ्लोरीन है इसका माइनस 188.1 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब है हैलोजन्स में डाउन द ग्रुप साइज बढ़ने से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस और यूं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। एक और भी बात, ये जो पहले दो हैलोजन्स हैं फ्लोरीन और क्लोरीन, दे आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन इज अ लिक्विड while आयोडीन इज अ सॉलिड। ये फिजिकल स्टेट भी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ की तरफ इशारा करती है। जब आप गैसेस से लिक्विड जाते हैं, लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस यानी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज डेल्टा आयोडीन। van der Waals forces are effective at long distance, beta at only at short distance, Charlie both at long as well as short distance, and delta independence of distance. पहली बात, पहली गुफ्तगू जो हमने करनी है ना, वो बहुत सिंपल है। वो है ये जो van der Waals forces, ये हैं कौन सी? हमने तो पढ़ी कोई नहीं। हमने तो डाइपोल फोर्स, डाइपोल ड्यू, डाइपोल लंडन डिस्पर्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या आयन डाइपोल, उनको पढ़ा है। हमने तो इसको पढ़ा ही नहीं है। देखने की कोशिश करो स्टूडेंट। मैं दो बुक्स का नाम, दोनों बुक्स बहुत कंपिटेंट हैं, बहुत अथेंटिक बुक्स है, रेफरेंस बुक्स है। उन दोनों में वंडरवाल फोर्सेस के बारे में कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है।
एक बुक कहती है जी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, दीज आर कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, दीज आर कॉल्ड वंडर वाल फोर्सेस, इन दोनों को। और वो कहते हैं दीज आर वीकेस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस। एक बुक और है वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, आप डाइपोल फोर्सेस, डिबाई फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस को मैं क्या बोलता हूँ, डिबाई, सिर्फ आपको याद करवाने के लिए, डिबाई फोर्सेस और फिर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, वो कहते हैं इन तीनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं वंडरवाल फोर्सेस। यानी एक डाइपोल फोर्सेस को वंडरवाल में इंक्लूड नहीं करती, दूसरी करती है। मैं इस तरफ जाऊंगा। वंडरवाल फोर्सेस आर वीकेस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस। और एक और भी बात, वंडरवाल फोर्सेस आर आल्सो कॉल्ड शॉर्ट रेंज एज वेल एज शॉर्ट डिस्टेंस फोर्सेस। ये बड़ा ये लफ्ज, यही लफ्ज तो आंसर हुआ ना। मैंने क्या कहा इनके बारे में, ये क्या है, ये शॉर्ट रेंज, और दूसरा लफ्ज क्या बोला है, शॉर्ट डिस्टेंस फोर्सेस। क्या मतलब इन दोनों टर्म्स का? शॉर्ट रेंज, दे ऑपरेट वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, लम्हाती कुछ वक्त के लिए, एक सेकंड के अरबों हिस्सों के लिए ऑपरेट करती है। What do you mean short distance? They only operate when the molecules are very close to each other. When molecules move far apart from each other, there are no attractive forces. So they only operate at short distance. So we can say that van der Waals forces, ये तीनों जो हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शामिल नहीं की, आयन डाइपोल फोर्स शामिल नहीं की, इनको हम शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स भी कहते हैं। So for this question, my answer is beta only at short distance. Which one of the following pair of molecules has only London dispersion forces? एक बात ध्यान में रखनी है आंसर की तरफ जाने के लिए, वो क्या कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर ओनली प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, वेदर पोलर और नॉन पोलर। लेकिन इन नॉन पोलर वी ओनली ऑब्जर्व द लंडन डिस्पर्शन। ऑप्शन ए, एथेनॉल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, बीटा 2 प्रोपानोन मॉलिक्यूल्स, चार्ली 2 हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स एंड डेल्टा 2 ब्यूटेन मॉलिक्यूल्स। हम मैं वन बाय वन तमाम चीज़ों को डिस्कस करता हूं और हम ढूंढते हैं इन चारों ऑप्शन में से किस में सिर्फ और सिर्फ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाए जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। मेरे पास पहले है वाटर एंड एथेनॉल। ये ऑप्शन ए जो है, वाटर H2O, एथेनॉल C2H5OH, एथेनॉल। अब दोनों में देखें, वाटर पोलर मॉलिक्यूल्स, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, डाइपोल फोर्स भी है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स तो होनी है। सेम इन द केस विद एथेनॉल। एथेनॉल भी वो तीनों अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो वाटर में मौजूद है। यानी इन दोनों में H बॉन्डिंग भी है, इन दोनों में डाइपोल फोर्स भी है, और इन दोनों में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी ओनली नहीं है। ये नहीं हम कह सकते कि सिर्फ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, नहीं, बाकी दोनों भी अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद है। दूसरा आ गया प्रोपानोन। दूसरा बीटा पे हमारे पास है प्रोपानोन। अब अगर आप प्रोपानोन को देखेंगे, प्रोपानोन होता है CH3, C डबल बॉन्ड CH3, 3 नाम है इसके। हम इसे एसीटोन कहते हैं, आप ज़्यादा नाम एसीटोन से वाकिफ है। प्रोपानोन इसका यूपिक नेम, प्रोपानोन। अच्छा, इसका एक और भी नाम है डाईमीथाइल कीटोन्स। वो कहते हैं इसके 2 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। इसमें कौन से अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं देख लें। प्रोपानोन में ना, दिस कार्बन कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, व्हाइल ऑक्सीजन कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से दिस वन इज द पोलर मॉलिक्यूल। और जब भी पोलर मॉलिक्यूल आएगा, इसमें डाइपोल फोर्सेस भी हैं। अगर 2 प्रोपानोन के मॉलिक्यूल है, एक प्रोपानोन का दूसरा प्रोपानोन का, दोनों के दरमियान डाइपोल फोर्सेस भी हैं और दोनों के दरमियान लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी हैं। अब आप ना चार्ली पे चले जाएं। चार्ली पे आपके पास HF के 2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। HF का एक ये मॉलिक्यूल HF, ये HF का मॉलिक्यूल है। HF के मॉलिक्यूल को अगर आप देखोगे, फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव। अब ना मैं ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, आप ना इन दोनों के दरमियान ये चार्जेस की वजह से, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वजह से, अपोजिट चार्जेस की वजह से डाइपोल फोर्सेस। और आप एक और भी बात जानते हैं कि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और लोन पेयर, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है।
और एक बात, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, वेदर पोलर नॉन पोलर। इसका मतलब है कि एथेनॉल और वाटर की तरफ HF में भी तीनों तरह के अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद हैं। डेल्टा पे 2 ब्यूटेन मॉलिक्यूल, ब्यूटेन ब्यूटेन, डेल्टा पे हमारे पास आ गई 2 ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या होता है? C4H10, ब्यूटेन, C4H10, 2 ब्यूटेन। ब्यूटेन एक अल्केन है, अल्केन, और ऑल अल्केन्स आर नॉन पोलर, और नॉन पोलर में वी ओनली ऑब्जर्व द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो ब्यूटेन के मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ लंडन डिस्पर्शन, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट जरा देखेंगे आप, तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन दैट इज डेल्टा 2 ब्यूटेन मॉलिक्यूल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड ऑफ 4th A हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट? क्वेश्चन को जरा समझे। क्वेश्चन है आपके पास हाइड्राइड्स ऑफ 4th A ग्रुप। मैं पहले 4th A ग्रुप की बात करता हूं। CSI, सस्सी जी, सन, PB को छोड़े, वो उसका ऑप्शन में नहीं है ना, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ये है। CH4, अब ये हाइड्राइड बन रहे हैं, SiH4, GeH4, SnH4, these are the हाइड्राइड्स ऑफ 4th A। हाइड्राइड बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, जिनमें एक बाइनरी कंपाउंड, वो कंपाउंड जिसमें 2 एलिमेंट्स हो, अगर एक एलिमेंट हाइड्रोजन हो तो उस बाइनरी कंपाउंड को हम कहते हैं हाइड्राइड। तो दीज आर द हाइड्राइड्स ऑफ 4th A ग्रुप। अच्छा, अब इसके ना क्वेश्चन आ रहा है इसके बॉइलिंग पॉइंट का। मैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपसे क्या कहता हूं? बॉइलिंग पॉइंट एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, समझा करो बेस को। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, और थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट, इट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, जिन्हें मैंने कहा ना इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। तो अब आपने देखना है कि इन चारों में कौन सी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं। DDF है, डिबाय है, LDF है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स है, और फिर किस में अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है। पहली बात बहुत आसान सी, ऑल दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। स्टूडेंट, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, आप कहेंगे सर आपको कैसे पता नॉन पोलर? देखना, ये ना CH4। मेरी एक बात को गौर से सुनना। ये जो मॉलिक्यूल है मीथेन का, इट हैज रेगुलर स्ट्रक्चर। अब ये रेगुलर स्ट्रक्चर कौन सा होता है? ऐसा स्ट्रक्चर जो 2 कंडीशन को पूरा करे। पहली बात, सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात, जो साइड एटम हैं वो इक्वल हों, आइडेंटिकल हों। अब इसमें सेंट्रल एटम कार्बन हैज नो लोन पेयर एंड ऑल साइड एटम्स आर आइडेंटिकल, दे आर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो दिस वन इज अ रेगुलर स्ट्रक्चर। अगली बात, जब कोई मॉलिक्यूल रेगुलर स्ट्रक्चर रखता है ना, तो उसकी डाइपोल मूवमेंट 0 होती है, और जब किसी मॉलिक्यूल की डाइपोल मूवमेंट 0 होती है तो दैट इज नॉन पोलर। ये मेरी बात, ये मैंने जो बात की ना, ये इन तमाम मॉलिक्यूल्स पर सादक सच्ची पूरी उतरती है। इसका मतलब है ऑल दीज आर नॉन पोलर। और मैंने क्या कहा है, अगर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होंगे तो उनमें क्या पाई जाती है? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कौन सी है? लंडन डिस्पर्शन फोर्स। इसका मतलब इनके बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ पर है। मैं क्या कहता हूं कि आप जब ऊपर से नीचे आते हैं, हाइड्रोजन तो सब में 4-4 हैं, तो इनके मॉलिक्यूल के साइज का फैसला कौन करेगा? मैंने क्या कहता हूं? मैं कहता हूं जी साइज ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। मैं टाइम को सेव करने के लिए, पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो बीच वाली चीज मैंने वैसे बोल दी है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी, डायरेक्टली स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्स। अब ऊपर से नीचे आए, हाइड्रोजन तो 4 वो तो सेम है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल का फैसला कौन करेगा? द साइज ऑफ सेंट्रल एटम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। कार्बन में 2 शेल, 3, 4, 5, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, साइज बढ़ता है। और जब साइज बढ़ेगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, लंडन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी। इसका मतलब है डाउन द ग्रुप in hydride of 4th A group, down the group due to increase in size of molecule, polarizability increases, and as a result London dispersion forces become more and more stronger, और इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इसका मतलब सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आपको इसका मिलेगा। ये हाईएस्ट
बॉइलिंग पॉइंट। और ये क्या होगा, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ये भी ये आ गया मीथेन, ये मीथेन है CH4, ये आ गया SiH4 सीलेन, ये आ गया GeH4 जर्मेन। और ये यहां पे ले जाओ, ये बॉइलिंग पॉइंट नीचे से ऊपर, अगर आप इसका यूं ग्राफ बनाओगे ये इंक्रीज कर रहा है। स्टूडेंट, फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज SnH4। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन अदर? इनमें किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? सुनना बात को। स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दो नेसेसरी कंडीशंस हैं, वो बनती तो तीन है लेकिन मैं उनको दो इकट्ठी करता हूं। पहली बात, आपके पास FON, मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं, इनमें से कोई एक एलिमेंट हो, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और इन रेयर केसेस क्लोरीन, रेयर केसेस कह रहा हूं। अच्छा, यही क्यों पीरियोडिक टेबल में और कोई एलिमेंट नहीं? वो कहते हैं कि इनमें दो खूबियां हैं। एक तो इनका साइज छोटा है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों सेकंड पीरियड से तलक रखते हैं। जो पीरियड होता है उतने शेल होते हैं, तो इन सब में दो शेल हैं, छोटा साइज है। और दूसरा, इसके पास 3 लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर, ऑक्सीजन का, और नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर। तो एक तरफ तो इन तीनों में से, और ये पार्शियल नेगेटिव, चलें इसको भी शामिल करें पार्शियल नेगेटिव। तो एक तो ये हाईली इलेक्ट्रो, मैं इनकी बात, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्मॉल साइज, ये दोनों इनके गिद जो चार्ज डेंसिटी है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो वेरी मच स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और दूसरी तरफ इसके सामने क्या होना चाहिए? इनके सामने हाइड्रोजन होना चाहिए, पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम। ये पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन हो। अब इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी ना, तो उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहते हैं दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें मैं डिस्कस करूंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, सुनना बात को। मैंने क्या कहा? मैंने कहा 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि पार्शियली नेगेटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, FON, तीनों में से कोई एक, और दूसरी तरफ पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो ये जो है ना, लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो लोन पेयर है ना, ये कई जगहों पे इन्वॉल्व होता है। स्टूडेंट, आपकी केमिस्ट्री में लोन पेयर कई जगहों पे। पहली बात, लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लोन पेयर टेल्स अस, लीव अस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, लोन पेयर डोनर, लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर डोनर, लोन पेयर एक्सेप्टर, उसके बेस पे आप एसिड बेस को डिफाइन करते हैं। वेस्पर थ्योरी की बेस पे शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने वक्त आप लोन पेयर को बुनियाद बनाते हैं। जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है वो भी क्या है? दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन लोन पेयर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लोन पेयर की बदौलत होती है। अच्छा, अब इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें? वो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान। इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, इसकी स्ट्रेंथ वो 40 किलो जॉल पर मोल है, यानी इसको तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये 25 किलो जॉल पर मोल है। और अगर मैं इसकी बात करूं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये 12 किलो जॉल पर मोल है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस से हमारे पास डाटा आया है, इसको ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किसमें है? ये H और F के दरमियान, तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। अच्छा, व्हाट अबाउट H और Cl? ये इधर आपके पास H है, इधर आपके पास ये Cl है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। अब ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये कौन सी है? पीछे तो हमने पढ़ा ये पोलर है, ये पोलर है, इसके दरमियान ये डाइपोल फोर्स है। पहले हमने कहा डाइपोल फोर्स है, डाइपोल। आज मैं इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ले लिया। क्या मतलब है? क्या ये डाइपोल HCl में डाइपोल फोर्स है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? एक नुक्ता समझ लो। वो कहते हैं कि HCl में ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, ये इन दोनों के दरमियान बॉर्डर लाइन केस है। क्या मतलब बॉर्डर लाइन केस? बॉर्डर लाइन केस क्या है? ये एक HCl का मॉलिक्यूल, ये एक और HCl का मॉलिक्यूल, ये जब बहुत दूर होते हैं, वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, इनके दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं। जब ये दोनों मॉलिक्यूल, HCl के दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं, करीब आते हैं ना, तो इनके दरमियान जब करीब हो गए, डिस्टेंस कम हो गया, अब इनके दरमियान डाइपोल फोर्स डिवेलप हो गई। और जब ये मॉलिक्यूल जैसे जैसे करीब होते जाते हैं, डाइपोल फोर्स स्ट्रांग हो जाती है। और जब ये दोनों
क्लोज इनफ आ जाते हैं। क्लोज इनफ मीन उससे मजीद करीब नहीं हो सकते। जब दोनों इससे मॉलिक्यूल क्लोज इनफ आएंगे, अब ये जो लोन पेयर है ये भी अट्रैक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है, और जब लोन पेयर अट्रैक्शन में इन्वॉल्व होगा, अब वो अट्रैक्शन वेरी स्ट्रांग हो जाएगी, और वो अट्रैक्शन जो है वो अब एच बॉन्डिंग की कैटेगरी में चली जाएगी, बहुत स्ट्रांग होगी। अब याद रखना, अगर अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो 4 से 10 किलो जॉल पर मोल की रेंज में हो तो उसे कहते हैं डाइपोल फोर्स, और अगर मोर देन 10 पे चली जाए तो उसे हम कहते हैं दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब ये क्लोज इनफ आते हैं, लोन पे इन्वॉल्व होता है, तो फिर इसकी स्ट्रेंथ मोर देन 10 किलो जॉल पर मोल चली जाती है, और उस सूरत में आप इसे डाइपोल नहीं बल्कि क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बीटा, और वो उसमें फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान। विच सब्सटेंस एग्जिबिट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें कौन सा सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिबिट करता है। क्वेश्चन को समझना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा है। पहले मैं बात करूंगा वो है CF4 और H2। बेटा जी, ये दोनों जो है ना, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, नॉन पोलर, और इनमें सिर्फ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती है। अब आप कहेंगे जी हाइड्रोजन का तो हमें पता है कि हाइड्रोजन ये H बॉन्ड H, इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, लिहाजा इन पर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं होते। सो दिस इज नॉन पोलर। व्हाट अबाउट CF4? मैंने कुछ देर पहले नहीं आपसे कहा था कि CF4 का जो मॉलिक्यूल है ना, CF4, ये रेगुलर स्ट्रक्चर रखता है। रेगुलर स्ट्रक्चर के लिए 2 कंडीशन बताई थी कि सेंट्रल एटम जो कि कार्बन है, इस पर लोन पेयर नहीं होना चाहिए, और साइड एटम आइडेंटिकल होने चाहिए, और जो मॉलिक्यूल रेगुलर स्ट्रक्चर रखता है उसकी डायपोल मूवमेंट 0 होती है, और जिसकी डायपोल मूवमेंट 0 होती है वो क्या है, नॉन पोलर। तो इसका मतलब है बोथ दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर। व्हाट अबाउट CH3OH? मिथाइल, इसके 2 नाम हैं, हम इसे, नाम तो बड़े हैं 2, हम इसे मेथानोल भी कहते हैं, हम इसे मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। इसमें ये ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये एक मेथानोल मॉलिक्यूल दूसरे मेथानोल मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करता है। व्हाट अबाउट PH3? PH3 मॉलिक्यूल इज अ डाइपोल मॉलिक्यूल। डाइपोल कैसे? पोलर मॉलिक्यूल कैसे पता चला? ये फास्फोरस है ना, फास्फोरस, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर आ गया ये, और इसके बाद लोन पेयर है। मैंने क्या कहा, ये रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं रखता। रेगुलर स्ट्रक्चर के लिए 2 कंडीशन थी कि सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं होना चाहिए, जैसे इधर है, इसमें तो सेंट्रल एटम पर लोन पेयर है, लिहाजा अगर ये रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं रखता तो इसका मतलब इट विल हैव सम वैल्यू ऑफ डाइपोल, इसकी जो डाइपोल मूवमेंट है वो 0 नहीं होगी, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और वैल्यू का मतलब है इट विल बी पोलर, ये पोलर मॉलिक्यूल होगा, और पोलर होने की वजह से क्या पाई जाती है, डाइपोल फोर्सेस पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो 2 हैं उनमें सिर्फ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं ड्यू टू द नॉन पोलर नेचर। मिथाइल अल्कोहल में जो डोमिनेंट है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये पोलर नेचर होने की वजह से में डाइपोल फोर्सेस है। स्टूडेंट, फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज चार्ली, मेथानोल और मिथाइल अल्कोहल। एथेनॉल इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन इथाइल एथेनोएट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली अकाउंट फॉर दिस? स्टेटमेंट्स इतनी लंबी पढ़ने से पहले ना मेरी बात को समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी का जनरल प्रिंसिपल क्या है? जनरल प्रिंसिपल है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्या मतलब? पोलर को डिसॉल्व करता है, नॉन पोलर को डिसॉल्व करता है। व्हाट अबाउट वाटर? व्हाट इज अ सॉल्वेंट? Water H2O, water HOH, water partial positive, partial negative, and it has 2 lone pairs. What is a polar solvent? ये पोलर सॉल्वेंट है। अगर वाटर पोलर सॉल्वेंट है, इट विल लाइक टू डिसॉल्व पोलर कंपाउंड। अब जो पोलर होगा वो इसमें डिसॉल्व होगा। एक और भी बात, वाटर जब किसी भी चीज को डिसॉल्व करता है ना, तो 2 अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, एक हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो आयन डाइपोल फोर्स। यानी वाटर में सॉल्युबिलिटी 2 अट्रैक्टिव फोर्सेस की बदौलत होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आयन डाइपोल फोर्स। अब आपके पास ना 2 हैं, एक है एथेनॉल C2H5OH, एथेनॉल, ये एथेनॉल, और दूसरा आपके पास इथाइल एथेनोएट में CH3C डबल बॉन्ड O और O C2H5।
ये जो इतना हिस्सा है ना, इसे कहते हैं इथाइल, और ये जो इतना हिस्सा है इसके दो नाम हैं। हम इसे एथानोएट भी कहते हैं, हम इसे एसीटेट भी कहते हैं। तो दिस इज इथाइल एथानोएट और इट इज कॉल्ड इथाइल एसीटेट। अब इसमें ना, इस पे पार्शल पॉजिटिव, ये पार्शल नेगेटिव है। अब जब इसको आप वाटर में डालेंगे, ये वाटर के साथ वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट करेगा, लेकिन अगर आप इसको वाटर में डालेंगे इट विल डेवलप स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जितनी स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी उतना ये वाटर में ज्यादा, इसका ये जो OH पोर्शन है ना, ये वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करता है, और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बदौलत एथेनॉल एंड वाटर आर मिक्सिबल इनटू ईच अदर इन ऑल प्रोपोर्शन। जितना मर्जी पानी, जितना मर्जी एथेनॉल मिक्स करें, हर लिहाज से वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी एथेनॉल की निस्बत कम होती है। आंसर क्या होगा? आंसर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे स्टूडेंट, तो मेरे पास पहला ऑप्शन क्या है कि एथेनॉल इज अ पोलर मॉलिक्यूल बट इथाइल एथेनोलेट, नो, इथाइल एथेनोलेट इज आल्सो अ पोलर मॉलिक्यूल। बीटा, a hydrogen bonding is formed between hydrogen atom of OH group in ethanol and oxygen atom water. Yes, it is most likely to be the answer. Charlie, ethanol is a non-polar. Oh no, ethanol is a polar molecule. Delta, all of this, no. The correct option is beta. Which class of organic compound is not soluble in water? दोबारा मेरी बातों को सुनिएगा। दोबारा जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, दिस क्वेश्चन इज अबाउट द सॉल्युबिलिटी, और मेरी यही बात है लाइक डिसॉल्व लाइक, और वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स सिंपल सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मैं कुछ और बातें भी आपके साथ शेयर करता चलूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं RC+OH, दीज आर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है ना, और मैं चूंकि एक COOH ले रहा हूँ, मैं ना मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूँ, जिसमें फॉर्मिक एसिड है, एस्टिक एसिड है, प्रोपोनोइक एसिड है, वैलेरिक है, ब्यूटानोइक वगैरह जो भी है, मैं उनकी गुफ्तगू कर रहा हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड आर पोलर मॉलिक्यूल्स, दे आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन इट शुड बी केप्ट इन माइंड, जैसे जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में R ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, इसकी लेंथ बढ़ती जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर। सेकंड वन इज अल्कोहल। अल्कोहल तो एक बहुत बड़ी टर्म है ना, अल्कोहल तो लंबी टर्म है। अल्कोहल्स तो सैकड़ों कंपाउंड इसमें शामिल है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, कौन से अल्कोहल? तो अल्कोहल्स आर आल्सो सॉल्युबल। अल्कोहल को जर्नल आप देखें ना, जर्नल, तो आपके पास क्या आता है? ROH। जब भी ये OH आ रहा होता है ना, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अल्कोहल्स आर आल्सो सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन। लेकिन वही बात जो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में की, वही मैं अल्कोहल के बारे में कहूँगा। जैसे जैसे अल्कोहल में R ग्रुप की लेंथ में इजाफा होता है, वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ वीक होती जाती है और यूं सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाती है। हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स में एक कैटेगरी हमारे पास आती है अल्काइल हेलाइड्स। तो आप ये ना समझना कि तमाम अल्काइल हेलाइड और हेलो, नहीं, हेलो अल्केन्स तो कई किस्म के हैं ना। मोनो हेलो अल्केन, जिनमें एक हेलोजन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है, डाई हेलो, ट्राई, टेट्रा। तो जो मोनो हेलो अल्केन, उनको हम अल्काइल हेलाइड कहते हैं। अल्काइल हेलाइड को आपको पता है कि हम अल्काइल हेलाइड को रखते हैं RX, पार्शियल नेगेटिव, और सीधे पार्शियल पॉजिटिव आता है कार्बन के ऊपर। दे आर आल्सो सॉल्युबल इन वाटर। किस हद तक? ये वाटर के ऊपर ना, हेलो अल्केन के बारे में बात करूँ, ये वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते। दे फॉर्म ऑयली लेयर ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। ऑयली लेयर थोड़े बहुत सॉल्युबल होते हैं, जैसे ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, जस्ट लाइक हेलो अल्केन्स फ्लोट्स ऑन वाटर। They are soluble in water to some extent due to a little polarity between them. Little polarity, थोड़े से polarity है ना, वाटर में थोड़े बहुत डिसॉल्व हो जाएंगे। What about the alkanes? Oh, that is alkanes. Alkanes are non-polar. They are absolutely insoluble in water. ये वाटर में बिल्कुल हल ही नहीं होते। स्टूडेंट, फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज डेल्टा अल्केन्स। विच टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर प्रेजेंट इन वाटर? व्हाट एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। वाटर में कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाती है? देखें, मेरे पास क्वेश्चन आ गया कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस,
इंटरमोलेकुलर फोर्सेस इन वाटर, इन वाटर। स्टूडेंट मैं दो तरह से आपको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा, दो तरह से। पहली बात थ्योरेटिकली, फिर एक्सपेरिमेंटली। थ्योरेटिकली क्या है, वाटर में जो इंटरमोलेकुलर फोर्स है HOH, partial positive and this one is partial negative. Similarly we have another water molecule H, lone pair, partial negative, partial positive and partial positive. मैंने दो वाटर मॉलिक्यूल बनाए। आप पहली बात, एक तो बात ये क्लियर करो कि वाटर में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं। मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहता। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, वेदर पोलर लाइक दैट ऑफ वाटर, वेदर नॉन पोलर लाइक दैट ऑफ अल्केन्स, हर एक में पाई जाती है। दूसरी बात, डाइपोल फोर्सेस, ये जो फोर्सेस हैं दे आर प्रेजेंट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स, एंड यू नो वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, तो वाटर में डाइपोल फोर्सेस पाई जाती हैं। और तीसरी बात, वाटर में ये लोन पेयर है किसके ऊपर, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल साइज ऑक्सीजन एटम पर, और उसके साथ कौन सा है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम। तो इनके दरमियान ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें ये जो अट्रैक्टिव फोर्स जिसमें लोन पेयर इन्वॉल्व हो गया, दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका मतलब है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद है। तो इन वाटर वी ऑब्जर्व ऑल थ्री टाइप्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ इसका बहुत सिंपल सा है, एंड दैट इज द हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। जो वाटर की हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो हमें बताती है कि वाटर में तीनों तरह की अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसका अफेक्ट ज्यादा है। स्टूडेंट, फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज ऑल ऑफ दिस। वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डज नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें आपके पास बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं, पेंट्स एंड डाइज हैं, फूड मटेरियल्स हैं, एंड ड्राई आइस। आइस नहीं, ड्राई आइस। दिस वन इज समथिंग एल्स, ड्राई आइस। स्टूडेंट, इसमें पहली बात बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। जब हम ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक लेते हैं ना, तो उसमें एक लिखा होता है कि यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ये जो बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं, बायोलॉजिकल कंपाउंड्स में हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन है, बायोलॉजिकल कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें वो डीएनए है, आरएनए है, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। आप जानो स्कैंडी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, हेलिकल स्ट्रक्चर जो है, स्कैंडी स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस तरह जब आप डीएनए आरएनए की बात करते हैं तो उसमें जो दो स्ट्रैंड होते हैं उनके दरमियान डबल हाइड्रोजन या ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसकी वजह से ही वो एग्जिस्ट करते हैं, वो स्टेबल है। इस तरह जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें, इसका मतलब बायोलॉजिकल कंपाउंड्स कंटेन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पेंट्स एंड डाइज, ये पेंट्स एंड डाइज दे स्टिक टू द सरफेस, चाहे वो वुड हो चाहे कोई और सरफेस हो, उसके साथ ये एडहेशन शो करते हैं, स्टिक कर जाते हैं, दैट इज आल्सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फूड मटेरियल, इसमें वही चीजें आ गई ना, डिफरेंट फूड मटेरियल जो हम यूज करते हैं दैट आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डी ऑप्शन वी हैव द ड्राई आइस। व्हाट इज ड्राई आइस, लेट लुक एट दिस। ड्राई आइस, स्टूडेंट, जब मैं ड्राई आइस की बात करता हूं ना, ड्राई आइस, कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को। ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मैं स्ट्रक्चर देता हूं आपको, C डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, ये कार्बन डाइऑक्साइड। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जरा सुनना मैं क्या कह रहा हूं। ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। बट इट्स डाइपोल मूवमेंट इज जीरो। और मैं कहता हूं जिस मॉलिक्यूल की डाइपोल मूवमेंट होगी वो जीरो होगी, वो नॉन पोलर होगा। और जो नॉन पोलर होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती है। बड़ी हैरानी वाली बात है, बड़ी हैरानी वाली बात। फिर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में मैंने पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव शो कर दिया। जब पॉजिटिव नेगेटिव एंड मैंने शो कर दिए और नीचे मैंने कहा नहीं 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 ये नॉन पोलर है, तो फिर ये एंड क्यों शो की है, ये बड़ी खूबसूरत बात है। ये जो मॉलिक्यूल है ना, CO2 molecule, this molecule as a whole is non-polar because it has zero dipole moment. But the bond here C double bond O, the bond here C double bond, both bonds are polar, but the molecule as a whole is non-polar. ये हमें कौन बताता है, ये हमें dipole moment बताती है। तो इसका मतलब है dry ice, which is the other name of solid carbon dioxide,
It is a non-polar in nature, so we observe the London dispersion forces here. तो बाकी तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज है. स्टूडेंट, फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज डेल्टा ट्राई आइस. Which of the following pair of molecule does not involve hydrogen bonding? Does not involve hydrogen. किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व नहीं है? ऑप्शन ए पे है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन. क्लोरोफॉर्म और एसीटोन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. ये तो आपकी बुक का क्वेश्चन है. 2HF मॉलिक्यूल हमने पढ़ा है. HF के दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड. एल्डिहाइड्स आर पोलर. R C डबल OH पोलर. और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी. इसमें डाइपोल फोर्सेस होंगी. और इन केस ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, in ammonia we observe the hydrogen bonding. So for this question your answer is Charlie, 2 molecules of aldehydes. Which of the following is the strongest attractive force? मैं एक आपको ना एक चीज बता रहा हूं और वो क्या है? जनरल इस लफ्ज पे गौर करना. जनरल ऑर्डर ऑफ strength of intermolecular forces. Molecular forces. इनका जनरल ऑर्डर क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर आयन डाइपोल फोर्सेस. अच्छा, इसके बाद ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट. इसके बाद H बॉन्डिंग. इसके बाद डाइपोल फोर्सेस. इसके बाद डिबाई फोर्सेस, जिन्हें मैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कहता हूं. और इसके बाद आपके पास क्या है? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस. तो जनरली ये है ऑर्डर. सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये, सबसे वीकेस्ट लंडन. लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस आते हैं जिसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती, लेकिन वो रेयर केसेस है. वो सूरत में आता है जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है, उनकी पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और उसमें अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग, और वो अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो इन सब से ज्यादा हो जाता है. बट दैट इज रेयर केसेस. जब आपसे जनरल क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर आप यही ट्रेंड बताएंगे. तो स्टूडेंट, अगर मैं इसमें बात करूंगा तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, आयन डाइपोल फोर्सेस. द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF, H2O एंड NH3 इज गिवन. तो द हाइस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज ऑफ. दो बातें बड़ी खूबसूरत हैं, समझने की कोशिश करना मैं क्या कहता हूं. स्टूडेंट, मैं आपसे ये कहूंगा, अगर ये बात मेरी आप समझ गए तो बहुत बड़ी बात होगी. अगर मैं HF, वैसे तो इसका ना जो मॉलिक्यूल है वो जिग जैग फॉर्म में होता है, जिग जैग, और मॉलिक्यूल वहाँ 118 डिग्री का एंगल होता है. मैं सिंपली ये बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए. तो ये HF हो गया, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, HOH और फिर HOH, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं. अमोनिया की भी बात कर लें. अमोनिया में सिंपल शो कर देता हूँ. एक तरफ मैं N शो कर देता हूँ, एक तरफ मैं N शो कर देता हूँ और एक तरफ मैं H शो कर देता हूँ. मैं जो बात समझाने लगा मैं यहाँ समझा पाऊँगा. सुने, जो HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, ये लोन पेयर इसके ऊपर, ये इसके ऊपर लोन पेयर, पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव. ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना HF में, ये 40 किलो जॉल पर मोल इसकी स्ट्रेंथ है. बात को पहले गौर से सुनना. और वाटर में ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर ये लोन पेयर है. और इसमें ये जो अट्रैक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी स्ट्रेंथ है 25 किलो जॉल पर मोल. और ये अमोनिया में अगर आप देखेंगे, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो इसमें ये जो स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ये 12 किलो जॉल पर मोल है. अब ये जरा वैल्यूज को देखना. अब हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी. लेकिन अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट को देखूं तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है HF का, ये है 19.9 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट. वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका -34 डिग्री सेंटीग्रेड. बात को गौर से सुनना. आपके ख्याल में 2 जगह पे कंट्राडिक्शन आ रहा है, मेरे ख्याल में कोई कंट्राडिक्शन नहीं, समझने में फर्क आ रहा है. मैंने क्या कहा? जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है वो 40 है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए. लेकिन वो तो वाटर से कम है. 100 कहाँ, 20 कहाँ, 19.9 राउंड ऑफ करें 20 होगा. तो ये फिर क्या बात है? वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है, 25 है, या स्ट्रॉन्ग है, तो फिर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों? वो तो कम होना चाहिए था. अब बात को सही नहीं समझते. और वो क्या है? HF में जब आप बनाएंगे ना HF का स्ट्रक्चर, अगर आप इसको देखेंगे तो ये HF का स्ट्रक्चर है.
इसमें पर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, ये वाटर का स्ट्रक्चर है, इसमें पर मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब मेरे अल्फाज पे गौर करना, मेरे अल्फाज पे गौर करना। HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू वाटर। HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में ज्यादा है। अफेक्ट कहां से आता है? अफेक्ट आता है जब आप पर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेते हो। तो पर मॉलिक्यूल वाटर में दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 25 वो हो गया 50, और इसमें पर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और वो हो गया 40। हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में ज्यादा है, क्योंकि वहां 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मॉलिक्यूल है। अफेक्ट ज्यादा होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। स्टूडेंट, सो फॉर दिस क्वेश्चन आवर करेक्ट ऑप्शन इज वाटर, H2O। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आइस इज, आइस के बारे में गलत स्टेटमेंट कौन सी है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, बीटा 9% लेस डेंसिटी देन वाटर, चार्ली गुड कंडक्टर, एंड डी फ्लोट्स ऑन वाटर। जरा सुनना कुछ बातें, मैं और भी ऐड करूंगा। स्टूडेंट, आपके पास ना स्ट्रक्चर ऑफ आइस, स्ट्रक्चर ऑफ आइस, आइस का स्ट्रक्चर आप जानते हैं ना। आप जानते हैं कि जब मैं तेजी से बात करूंगा, जब हम वाटर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कूल करते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो वाटर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ता है, वॉल्यूम डिक्रीजेस। आप जानते हैं ना कि D = M/V। अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आता है ना वाटर, तो इट हैज हाईएस्ट डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज्यादा है। अब 4 से 0 पे आए, 0 पे आपके पास आइस आ गई। अब हो भला क्या गया, वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया। अब भला क्या हुआ, जब 4 से 0 पे आप आते हैं ना, तो वाटर अब कंट्रैक्ट नहीं करता, मजीद सिकुड़ता नहीं, बल्कि नाउ वाटर एक्सपैंड्स। जब वाटर एक्सपैंड करता है ना, तो यहां पे वॉल्यूम इंक्रीज, और जब वॉल्यूम इंक्रीज करता है ना, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी कम होगी। जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो इट हैज 9% मोर वॉल्यूम, तो 9% वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर आइस की सूरत में वॉल्यूम 9% बढ़ जाता है तो डेंसिटी 9% कम हो जाती है, यानी डेंसिटी डी डिक्रीजेस 9%। वजह क्या है? वजह यह है कि जब वाटर लिक्विड स्टेट में है, मॉलिक्यूल करीब है, लेकिन जब ये आइस में कन्वर्ट होता है, हालांकि आइस में सॉलिड स्टेट में तो मॉलिक्यूल्स और करीब आते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आइस में ये मैं राफ्सा स्ट्रक्चर बन रहा हूं, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाता है। ये वाटर H2O HOH और ये H2O इस तरह वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन, और ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ना इसके दरमियान ये काफ़ी एम्प्टी, एक ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, यूं ये एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं, और उन एम्प्टी स्पेसेस की वजह से इसका वॉल्यूम बढ़, तो आइस का वॉल्यूम वाटर से 9% ज़्यादा होता है। और अब एक और भी बात, ये आपके पास स्टूडेंट है, ये आपके पास एक रफ सा इमेजिनरी पाउंड है, इसमें ये आइस की अ थिक लेयर ऑफ आइस, दिस वन इज आइस, अ थिक लेयर ऑफ आइस, इसके नीचे पानी है। यहां पे जो वाटर है वो 4 डिग्री से सबसे नीचे, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर उसकी डेंसिटी वो सबसे ज़्यादा भारी होता है, डेंसर होता है। इसके ऊपर 3 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके ऊपर 2 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये आइस है। अब बड़ी खूबसूरत बात, इसके बाद टेम्परेचर यहां पे -40 डिग्री सेंटीग्रेड है, -40। अब होता वाला क्या है, अब आपने जाना हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो। अब इधर टेम्परेचर 1 2 3 4 है, इधर -40 है। अब हीट को क्या चाहिए, हीट यहां से यहां फ्लो करे, और जब हीट यहां से यहां फ्लो करेगी ना, तो इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा और ये भी आइस में कन्वर्ट होता जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। फितरत का इंतजाम क्या है, दिस आइस इज इंसुलेटर, आइस इज नॉट कंडक्टर, आइस इज इंसुलेटर होने की वजह से यहां से हीट पास नहीं कर सकती। जब लिक्विड वाटर से हीट यहां नहीं जाएगी तो इसका मतलब है इट रिटेन इट्स लिक्विड स्टेट, ये अपनी लिक्विड स्टेट रिटेन करता है। और एक और भी बात, वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर।
Due to less density, ice floats on water. So for this question, our correct option is good conductor. It is about the ice. Although ice is an insulator, but the statement is incorrect statement. So incorrect statement is Charlie, good conductor. A layer of ice on the surface of water insulate the water underneath for further loss of, अभी मैंने आपसे बात किया, for further loss of heat के लॉस को वो रोकती है. Your option for this question is beta. Vapor pressure for ice on its surface is at -1 degree centigrade. सुनना एक बात को, मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वो है वेपर प्रेशर की. वेपर प्रेशर वीपीएम कहते हैं, V.P वेपर प्रेशर. हमारे ना जेन में एक बात बैठी हुई है, कि वेपर प्रेशर की जो टर्म है ये सिर्फ और सिर्फ अटैच होती है लिक्विड के साथ. हम कहते हैं जी लिक्विड्स का वेपर प्रेशर होता है, लेकिन इट शुड बी केप्ट इन माइंड सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होता है. गो के सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड की निस्बत बहुत कम होता है. वजह यह है कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है. अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वेपर प्रेशर लो होता है, लेकिन सॉलिड का लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है. अब आप आइस को ना जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डील करते हैं, तो इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो 4.579 टॉर होता है 0 पे. हमने वाटर के बारे में कहते हैं ना, आप H2O ले लो ना, चाहे आप लिक्विड स्टेट में लो, चाहे सॉलिड में, हम इसे आइस कहते हैं, तो इतना वेपर प्रेशर. लेकिन जब आप टेम्परेचर कम करते हैं, ये जो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर कम होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा. तो इसका मतलब है ये जीरो से कम -1 पे आप पूछा गया ना स्टेटमेंट पे, तो -1 पे जाकर आइस का वेपर प्रेशर बहुत कम हो जाता है. एक बात ध्यान में रखना, -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी आइस का वेपर प्रेशर होता है. गो के वो बहुत कम है. -100 पे आइस का वेपर प्रेशर जो है वो 0.00001 टॉर होता है, लेकिन है तो सही ना. तो इसका मतलब है कि हर एक सॉलिड का, हर एक लिक्विड का गिवन टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर होता है. वो वेरी करता है सॉलिड की नेचर पर, लिक्विड की नेचर पर और टेम्परेचर पर. सो फॉर दिस क्वेश्चन आवर करेक्ट ऑप्शन इज लो, आई मीन Charlie. When liquid water changes to ice, its volume increases. The increase in volume is, अभी बात हो चुकी है, that is 9%. When water freezes at 0 degree centigrade, its density decreases due to. जब वाटर फ्रीज करेगा उसकी डेंसिटी कम होती है. क्यों? ऑप्शन ए क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ आइस, नो. बीटा चेंज ऑफ बॉन्ड लेंथ, नो. Charlie, empty spaces present in the structure, yes. जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो सफिशिएंट एम्प्टी स्पेसेस आर क्रिएटेड. एम्प्टी स्पेस की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज करता है, वॉल्यूम इंक्रीज करने की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है. तो और डेल्टा में, सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज Charlie. स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर, लेंथी लेक्चर. हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया. जितनी मैं इंफॉर्मेशन, जितने मैं कॉन्सेप्ट, जितना मैं नॉलेज आप तक कन्वे करता हूँ, ये हमें बताता है कि जितना कुछ आपने पढ़ा हुआ है, जितना कुछ आपने सीखा हुआ है, उसमें से इस किस्म के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. आपके नॉलेज को, आपके कॉन्सेप्ट को, आपके डाटा को इस तरह के MCQ से चेक किया जाता है, जांचा जाता है. तो अब आप अपने आप को खुद देख लो, क्या आप FSC पैटर्न से MD पैटर्न पर आ चुके हैं, एंटी टेस्ट पैटर्न पर आ चुके हैं. अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर करम फरमाए, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान फरमाए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.